हेलो एस्पायरेंट्स, 28 जुलाई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 8 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है डोवल होल्ड्स टॉक्स विद चाइनीज काउंटरपार्ट। तो ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये बीजिंग जाने वाले हैं फॉर दी ब्रिक्स मीटिंग। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग है ब्रिक्स की। ब्रिक्स मल्टीलैटरल ग्रुपिंग है, 5 मेंबर्स है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो यहाँ इंडिया चाइना के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मिले और इनकी बात हुई, और यही एक सिग्नल है कि जो बायलैटरल इश्यूज और प्रॉब्लम्स अभी देख रहे हैं हम डोकलाम रीजन में, जो ये स्टैंड ऑफ हो रहा है अभी इंडिया चाइना फोर्सेस के बीच में, तो वो रिजॉल्व किया जाएगा, इसके एक्सपेक्टेशंस है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस सुषमा स्वराज, उन्होंने भी इंडिया में यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए कि हम पूरी तरह कमिटेड है कि हम बायलैटरल ट्रेड्स इंप्रूव करना चाहते हैं, बायलैटरल टाइज, और इवन ट्रेड में भी हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे चाइनीज कंपनीज के अगेंस्ट, और हम कभी हेजिटेट भी नहीं करेंगे अपने डिफरेंसेस चाइना के सामने रखने के लिए। कुछ भी हो, अगर स्टेपल्ड वीजा का इशू हो या दलाई लामा की विजिट का इशू हो, अगर हमारे डिफरेंसेस है तो हम वो सामने रखेंगे। स्टेपल्ड वीजा का जो इशू है चाइना के साथ वो ये है कि एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश को चाइना तिब्बत का पार्ट मानती है, वो उसको साउथ तिब्बत कहते हैं। तो इसीलिए वो अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं इंडिया के, वो अगर चाइना विजिट करते हैं तो उनको वीजा मिलता है, तो वो उनके पासपोर्ट पे स्टेपल किया जाता है, पासपोर्ट के पेज पे नहीं मतलब स्टैम्प किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि ये रीजन उनका है, उनकी टेरिटरी है, तो उनकी टेरिटरी है तो वहां के लोग भी उनके सिटीजन्स है, तो वीजा की क्या जरूरत है। और पासपोर्ट, लेकिन वीजा प्रैक्टिकली तो चाहिए होगा, तो वो पासपोर्ट को नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि इंडियन पासपोर्ट पे हम उसको नहीं करेंगे, बिकॉज इंडियन पासपोर्ट एक्सेप्ट किया मतलब कि वो मान रहे कि वो इंडिया के सिटीजन्स है। तो इसीलिए स्टेपल्ड वीजा इशू है। और दलाई लामा विजिट का इशू ये है कि दलाई लामा जो जो स्पिरिचुअल लीडर है तिब्बत के, वो इंडिया में उनको असाइलम दिया गया है, और जब भी वो विजिट करते हैं अरुणाचल प्रदेश रीजन में, स्पेशली अगर वहां स्टेट में विजिट करते तवांग, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पे मॉनेस्ट्रीज, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज भी लोकेटेड है, तो वो यहाँ पे चाइना प्रोटेस्ट करती है। तो दलाई लामा ने एक्चुअली गवर्नमेंट इन एग्जाइल ही रखी है, तिब्बत के वो स्पिरिचुअल लीडर भी है, और वो कहते हैं कि मुझे तिब्बत एज पार्ट ऑफ चाइना चाहिए, पर हमको ऑटोनॉमस पोजीशन दो, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन रहने दो हमको, लेकिन विद इन चाइना। बट वही है, चाइना पॉलिसी अग्रेसिव है, तो दलाई लामा की विजिट जो होती है वो एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब दलाई लामा को आप एंटरटेन मत करो, ये चाइना की पॉलिसी है कि वो सेपरेटिस्ट लीडर वो उनको मानते हैं। तो ये है। फिर और एक चीज जो रखी जा रही है इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में, वो ये है कि जो अस्ताना कंसेंसस भी आया है उसको अपहोल्ड करना है, तो ये इंडिया रिट्रेट कर रही है। अस्ताना जहाँ पे एससीओ समिट हुआ था जून 2017 में, एससीओ इज अनदर मल्टीलैटरल ग्रुपिंग, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इस समिट में इवन इंडिया और पाकिस्तान दोनों एससीओ के मेंबर्स बने हैं। तो इस एससीओ में मेनली चाइना, रशिया है, और थोड़ी और सेंट्रल एशियन कंट्रीज है लाइक कजाकिस्तान वगैरह। तो ये एससीओ में अब 2 और 6 के बाद और 2 मेंबर्स आ गए हैं, वो है इंडिया और पाकिस्तान। तो ये अस्ताना में समिट थी जून 2017 में। तो यहाँ पे भी जब इंडिया और चाइना के जो लीडर्स मिले थे, तो उन्होंने यहाँ पे बात की थी कि हमारा बायलैटरल ट्राइज ये फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी है, मतलब इससे स्थिरता आती है ये रीजन में, साउथ एशियन रीजन में जहाँ पे काफी अनस्टेबिलिटी है, तो हमारी वजह से यहाँ स्थिरता है कि हमारा रिलेशन स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है। तो वो यहाँ पे उस टाइम पे ये स्टेटमेंट दिया गया था, तब स्टैंड ऑफ का कोई इशू नहीं था यहाँ पे डोकलाम रीजन में। तो ये स्टेटमेंट प्लस उन्होंने ये भी कहा था कि दोनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम उसको निगोसिएशन से, बातचीत से रिजॉल्व करेंगे। तो ये बात क्लियरली रखी गई थी अस्ताना में, इसको अस्ताना कंसेंसस कहते हैं। तो हम इसको बार बार रिट्रेट कर रहे हैं कि हम निगोसिएशन से इस डिस्प्यूट को भी सॉल्व करें। फिर अगला है पैनल टू सिफ्ट जेन्युइन डाउरी केसेस, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि डाउरी केसेस कई बार मिसयूज किए जा रहे हैं। तो डाउरी के लिए जो प्रोविजन है सेक्शन 498A है इंडियन पिनल कोड का डाउरी हरासमेंट के लिए, तो इसका क्योंकि मिसयूज किया जाता है, इसलिए उन्होंने ऑर्डर दिया है कि फैमिली वेलफेयर कमिटीज एस्टेब्लिश करनी चाहिए सारी डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये जो नालसा है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उसके अंडर
ये फैमिली वेलफेयर कमिटीज एस्टेब्लिश की जाए। तो ये ऑर्डर आया है। तो कोई भी केस अगर रजिस्टर होता है पुलिस के पास या मैजिस्ट्रेट के पास रिगार्डिंग डाउरी, तो वो कंप्लेंट इनको फॉरवर्ड करनी चाहिए फैमिली वेलफेयर कमेटी को। तो ये कंप्लेंट में इनको इन्वेस्टिगेट करना होगा, यहाँ पे वो इंक्वायरी कर सकते हैं, जो यहाँ पे लोग पार्टीज इन्वॉल्व है उनसे भी वो बातचीत कर सकते हैं, और इस केस के बारे में डिटेल्स लेके वो यहाँ पे 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देंगे। तो विद इन अ मंथ वो रिपोर्ट फाइल करेंगे, और वो रिपोर्ट के बेसिस पे फिर पुलिस या मैजिस्ट्रेट एक्शन लेंगे। उसके पहले कोई अरेस्ट भी नॉर्मली नहीं होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो ये फैमिली वेलफेयर कमिटीज जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई जाएगी बाय डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो ये NLC नालसा भी क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मेंबर होगी, ये 3 मेंबर बॉडी होगी, 3 मेंबर फैमिली वेलफेयर कमेटी। तो इसके अंदर जो मेंबर्स होंगे वो लीगल वॉलंटियर्स हो सकते हैं, सोशल वर्कर्स, इवन रिटायर्ड पर्सन्स या वाइफ्स ऑफ वर्किंग ऑफिसर्स एक्सेट्रा, या कोई भी सिटीजन्स, अलर्ट सिटीजन्स इसमें मेंबर्स हो सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि ये जो मेंबर्स होंगे इनको अगर ये डाउरी केस रजिस्टर होता है, यहाँ पे ट्रायल होती है, तो उनको विटनेसेस की तरह नहीं बुलाया जाएगा। तो इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, मतलब ऑफकोर्स अथॉरिटी होगी डिसाइड करने के लिए कि डाउरी केस जेन्युइन है या नहीं, पर फिर विटनेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं होगी, क्योंकि हमको पता है कि इंडिया में जो ट्रायल्स चलते हैं वो काफी लंबे चलते हैं और काफी सालों तक ये केस चलते हैं। इसीलिए ये एक पॉइंट भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया। तो ये है, और ये वो भी कहा गया है कि अगर उनको बेल है तो बेल उसी दिन दे देनी चाहिए। तो ये भी जनरली ऐसे बेल मिल जानी चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है कि काफी मिसयूज होता है डाउरी केसेस का। तो ये नालसा क्या है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज को एस्टैब्लिश किया गया अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987। तो ये वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, गरीबों के लिए जो खुद का नहीं लीगल सर्विस नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में प्रोविजन है, इसलिए यहाँ पे फ्री लीगल एड जो है, इसीलिए यहाँ पे नालसा एस्टेब्लिश किया गया है। और ये नेशनल लेवल पे भी है, 4 टायर है, मतलब 4 लेवल्स पे, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड ऑल्सो तालुका लेवल। तो ये नालसा है। इवन इनके अंदर लोक अदालत भी फंक्शन करते हैं। तो लोक अदालत वो होते हैं जहाँ पे जो डिस्प्यूट अगर आपस में दोनों पार्टी सेटल करना चाहती है, तो वो एमिकेबली साथ में डिस्प्यूट सलीके से वो सेटल कर सकते हैं, ताकि कोर्ट केस ना चले और लंबा केस ना बढ़ता जाए, जुडिशरी पे भी बर्डन ना आए और केस जल्द से रिजॉल्व हो जाए। तो वो लोक अदालत भी इनके अंदर ही फंक्शन करती है, नालसा एक्ट के अंदर, नालसा के अंदर। फिर अगला है द डॉक्टर इज इन और इज इट। तो ये एक्चुअली अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक स्टेप लिया है कि देखा जाता है कि डॉक्टर्स MBBS डिग्री हो या होम्योपैथ्स हो, आयुर्वेदिक यूनानी मेडिसिन के डिग्री वाले हो, सब अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। तो फिर ये डॉक्टर होम्योपैथ है कि आयुर्वेदिक यूनानी है कि वो MBBS डिग्री होल्ड करता है या नहीं, तो वो डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाता है। और कई लोग क्रॉसपैथी भी करते हैं, तो वो हालांकि MBBS डिग्री नहीं है उनके पास, पर वो एलोपैथिक मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसीलिए ये कंसर्न हमेशा से रहा है, इसलिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अब एक स्टेप लिया है, उन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक्वायर कर लिया है फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस। तो ये प्लान किया जा रहा है कि एक सिंबल यूज किया जाएगा। तो ये सिंबल है रेड क्रॉस विथ लेटर डॉक्टर इन द सेंटर। तो ये सिंबल को व्हाइट बैकग्राउंड में ये यूज किया जाएगा, ताकि जो MBBS डिग्री वाले डॉक्टर्स हैं वो अपने प्रिस्क्रिप्शंस में और साइनेज में ये साइन यूज कर सके। तो ये एक आइडेंटिटी होगी कि ये पेशेंट्स के लिए कि ये जो डॉक्टर है उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन स्टडी की है। तो ये स्टेप लिया गया है, लेकिन यहाँ पे कंसर्न भी रेज किया गया है कि जो रेड क्रॉस है वो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस का जो सिंबल है वो यही है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज किया गया है। तो वो भी एक कंसर्न है। ये सिंबल है जो प्रपोज किया जा रहा है। तो यहाँ पे वो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस में एक्चुअली ये सिंबल जो है वो इसके रिलेटेड सिंबल यूज नहीं करना चाहिए। और ये रेड क्रॉस ने कई बार इंडिया में भी कंसर्न्स रेज किए कि अगर केमिस्ट वगैरह जो है वो अगर क्रॉस यूज करते तो रेड नहीं होना चाहिए, इसलिए हम देखते हैं जनरली केमिस्ट भी ग्रीन क्रॉस यूज करते हैं। बिकॉज रेड क्रॉस जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस है, तो ये सिंबल वो स्पेसिफिकली यूज करते ही है
पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, 1864 जिनेवा कन्वेंशन से फंक्शन कर रहा है और इनका जो सिंबल है वो रिकॉग्नाइज्ड है। तो ये फंक्शन करते हैं, मेडिकल रिलीफ टीम्स भेजते हैं इन प्लेसेस ऑफ वॉर, जहाँ बैटलफील्ड्स है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, वहां पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए ये रेड क्रॉस सिंबल है। तो इसीलिए ये कंसर्न एक रेस किया गया। इवन इंडिया का जो जिनीवा कन्वेंशन एक्ट है 1960 का, उसमें भी स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि कोई भी सिंबल जो रेड क्रॉस एम्बलम से रिसेंबल करता है उसको नहीं यूज करना चाहिए विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये एक हिंड्रेंस हो सकता है। तो ये है, और ये रेड क्रॉस के बारे में भी है। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस 1863 में एस्टेब्लिश की गई थी। तो इट हेल्प्स पीपल इन कॉन्फ्लिक्ट, आर्म्ड वायलेंस वगैरह में, वहां पे विक्टिम्स ऑफ वॉर को वो हेल्प करते हैं। फिर अगला है कार्बन डेटिंग कंफर्म्स कीजादी साइट इज फ्रॉम संगम एरा। तो ये कीजादी आर्कियोलॉजिकल साइट है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे जो कार्बन सैंपल्स मिले थे उनको कार्बन डेटिंग के लिए भेजा गया इवन यूएस लेबोरेटरीज, और वहां से रिजल्ट आया है। इनकी एज डिटरमिन करते हुए कहा जा रहा है कि ये 2200 ईयर्स ओल्ड है, मतलब ये संगम एरा को बिलोंग करते हैं। तो पहली बार संगम एरा का कोई कार्बन सैंपल, ऐसे आर्कियोलॉजिकल सैंपल मिला है, क्योंकि संगम लिटरेचर से उस टाइम के बारे में पता है हमको, तमिल जो लिटरेचर है यहाँ पे, लेकिन उस टाइम के आर्टिफैक्ट्स ऐसा कुछ नहीं मिले। तो यहाँ पे जो ये एक्सकेवेशन हो रहा है, ये 2013 से इस रीजन में एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ है। ये कोकोनट प्लांटेशन में यहाँ पे ये साइट डिस्कवर की गई है। तो यहाँ पे फुल फ्लेजेड एक्सकेवेशन स्टार्ट किया गया है, और ये रीजन जो है यहाँ से वाईगाई रिवर फ्लो होती है। प्लस यहाँ पे काफी सारे पॉट्स जो होते हैं वो भी मिले, जहाँ पे तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट जिन पे यूज की गई। तो ये है, तो ये कार्बन सैंपल्स जो है इनका कार्बन डेटिंग करके एज पता किया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में इससे पहले जो लास्ट हैबिटेशन साइट एक्सकेवेट की गई थी वो थी अरिकमेडु तमिलनाडु में। और अब ये जो है ये एक मेजर हैबिटेशन साइट है, यहाँ लोग रहते थे, मेजर साइट मतलब लोकेशन था कीजाडी। तो ये न्यूज में है। तो कार्बन डेटिंग भी क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो ये कार्बन डेटिंग यूज किया जाता है एज डिटरमिन करने के लिए, कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो ये है, ये कार्बन प्लांटेशन में यहाँ पे ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, और ये है कार्बन डेटिंग। तो एक्चुअली कार्बन डेटिंग यूज किया जा सकता है ओनली फॉर लिविंग, तो कोई भी चीज जो एक टाइम पे लिविंग थी, विच वाज वंस लिविंग, तो उनका एज डिटरमिन किया जा सकता है इस मेथड से। नॉन लिविंग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे ये कार्बन डेटिंग नहीं फंक्शन करता है। तो कार्बन डेटिंग का जेनेसिस जो बेसिस है वो ये है कि हर लिविंग बीइंग में कार्बन 12 और कार्बन 14, ये दो आइसोटोप्स है कार्बन के, वो दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो हमारे बॉडी में नया कार्बन नहीं बनता, टेक इन नहीं होता नया कार्बन का। तो इस वजह से जो कार्बन 14 होता है वो डीके होना शुरू हो जाता है। कार्बन 12 इंटैक्ट रहता है लेकिन कार्बन 14 डीके होता है। तो कार्बन 14 का डीके जो हाफ लाइफ है कि कितने टाइम में डीके होगा, तो मतलब 5700 ईयर्स में ये आधा हो जाएगा, इसकी हाफ लाइफ मानी जाती है। तो वो हर 5700 ईयर्स में आधा आधा होते जाएगा, हाफ 1/4 ऐसे। तो ये धीरे धीरे डीके होता है। तो इसीलिए कार्बन 14 कंटेंट कितना है, तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म का आपको एज डिटरमिन करनी है तो आप कार्बन 12 कार्बन 14 का रेशियो देखेंगे। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक स्टैंडर्ड रेशियो पे होता है, लेकिन क्योंकि डेथ जिस टाइम पे हुई है तब से डीके स्टार्ट हुआ है। तो कार्बन 14 कार्बन 12 का इस सैंपल में क्या रेशियो है उसको कंपेयर करके, लिविंग ऑर्गेनिज्म से के रेशियो से कंपेयर करके हमको पता चल सकता है कि ये कितना पुराना सैंपल है, कार्बन सैंपल। तो ये कार्बन डेटिंग मेथड यूज की गई है। यहाँ पे इवन वुड का एग्जांपल देके दिखाया गया है कि कैसे कार्बन डेटिंग किया जाता है। तो ये जो एज है अराउंड 5700, तो ये यूज करके मतलब ये जितना C14 है वो 50% हो गया, फिर और कम हो गया 50 का, और हाफ लाइफ हो जाएगी मतलब 25%। धीरे 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 करके ये एज बढ़ते जाएगा, एज के हिसाब से ये डीके होते जाएगा। फिर अगला है रिगार्डिंग संगम लिटरेचर। तो ये संगम एरा के टाइम का जो सैंपल मिला है, तो संगम एरा के बारे में फिलहाल पता है थ्रू संगम लिटरेचर। तो ये संगम लिटरेचर जो है, तो ये अराउंड 2300 प्लस पोएम्स जो है, काफी सारे पोएट्स ने मिलके जो कंपोज की थी, उनका पूरा कलेक्शन है। काफी सारे पोएट्स है इसमें, और काफी सारे इसमें से अनोनिमस भी है। तो ये संगम लिटरेचर का टाइम पीरियड भी है फ्रॉम 600 BC टू 300 AD।
तो ये तमिल लैंग्वेज में क्लासिकल तमिल लिटरेचर है। तो ये तमिल लिटरेचर जो है, ये इसको संगम लिटरेचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोएट्स जो है वो मिलते थे, तो संगम होता था, मीटिंग होती थी जो, तो मीटिंग जो होती थी ये काफी बड़ी लिटरेरी एकेडमीज होती थी यहाँ पे, तो उसके नाम पे यहाँ पे संगम लिटरेचर इनको कहा जाता है। और ये सेक्युलर लिटरेचर मतलब रिलीजन रिलेटेड नहीं है, तो ये है। और इसमें काफी सारा डिटेल्स पता चलती है अबाउट द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ दैट एरा, ये है। और ये मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है संगम लिटरेचर के, तो एक है मेल कनक्कू और किल कनक्कू। तो मेल कनक्कू है ये नरेटिव टेक्स्ट है, तो यहाँ पे नरेट किया जाता है जैसे स्टोरी वगैरह। और किल कनक्कू है डायडैक्टिक टेक्स्ट। डायडैक्टिक टेक्स्ट होते हैं जहाँ पे प्रीच किया जाता है कि ऐसे करना चाहिए या ऐसे होना चाहिए ऐसे, तो ये संगम लिटरेचर का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। फिर अगला है ओरिएंटल व्हाइट आइबिस नेस्टिंग इन गंजम। तो ओरिएंटल व्हाइट आइबिस एक बर्ड है जो माइग्रेट करते हैं, और ये जनरली माइग्रेट करते हैं चिलिका लेक में उड़ीसा में, लेकिन विंटर्स के टाइम पे। लेकिन अब ये पाए गए हैं गंजम डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में। तो यहाँ पे ये जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इनके लिए जो है एनवायरमेंट कंड्यूसिव है। यहाँ पे वो नेस्ट बनाते कोकोनट ट्रीज के ऊपर, तो वो यहाँ पे नेस्ट बनाना भी उन्होंने शुरू किया और ब्रीडिंग भी शुरू किया, तो उनके बच्चे भी हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे एनवायरमेंट कंड्यूसिव की वजह से अब वो यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो ये जनरली यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अबाउट वेरियस बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड बर्ड्स वगैरह पे, कि कौन से बर्ड्स माइग्रेट करते हैं इंडिया में वगैरह। तो ये ओरिएंटल व्हाइट आइबिस के बारे में तो ध्यान दिए गए। फिर अगला है प्राइवेसी बिल्ट इनटू आधार एक्ट सेज यूआईडीएआई। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के सामने 9 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई है राइट टू प्राइवेसी के ऊपर जजमेंट देने के लिए, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स कंटिन्यू हो रहे हैं। और यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अब यूआईडीएआई को रिप्रेजेंट करते हुए, यूआईडीएआई इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इनको रिप्रेजेंट करते हुए वो कह रहे हैं कि आधार में प्राइवेसी नॉन निगोशिएबल है और कॉन्फिडेंशियलिटी भी नॉन निगोशिएबल है। मतलब ये तो होना ही है, मतलब प्राइवेसी तो होगी ही और कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन होगा ही। ये प्रोविजंस ऑलरेडी आधार एक्ट के अंदर है। तो ये आधार एक्ट का सेक्शन 28 जो है स्पेसिफिकली इसमें मेंशन किया गया है रिगार्डिंग सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये पॉइंट रखी जा रही है। तो यहाँ पे जो जजेस है वो यही क्वेश्चन रेज कर रहे हैं 9 जज बेंच यहाँ पे, कि जो यहाँ पे पर्सनल डेटा कलेक्ट किया जाएगा आधार में, तो वो क्या प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में तो नहीं आ जाएगा, फिर उसको कमर्शियल इन्फॉर्मेशन हो जाती है, वो इम्पोर्टेंट कमर्शियल इन्फॉर्मेशन, तो उसको मिसयूज तो नहीं किया जाएगा। तो ये क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। तो इस पे यही रिस्पॉन्स आ रहा है कि कॉन्फिडेंशियलिटी प्राइवेसी मेंटेन की जाएगी और कोई भी सिटीजन ये नहीं क्लेम कर सकता कि हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे स्टेट को। तो वो अगर डेटा लेजिटिमेट पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है तो सिटीजन्स को इन्फॉर्मेशन देना ही होगा आधार के लिए। तो ये पॉइंट वो क्लेम कर रहे हैं। तो यही है। तो इस पे डिबेट्स चल रही है अभी। यहाँ पे जब रिस्पॉन्स फाइनली जो जजमेंट आएगा तो देखेंगे हम। लेकिन ये एक पॉइंट है यूआईडीआई की अथॉरिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी डेटा का रखना भी और कॉन्फिडेंशियलिटी भी रखना। तो ये डिटेल्स हम देखते हैं। ये यूआईडीआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई गई थी एक्चुअली इन 2009। तो ये एक अटैच्ड ऑफिस बनाई गई ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो ये आधार का जो पूरा जो प्लान था वो एक्चुअली कांग्रेस गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था। तो ये अटैच्ड ऑफिस की तरह बनाया गया था ऑफ प्लानिंग कमीशन, और उसके बाद 2015 में इसको ट्रांसफर किया गया टू डीटी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर डिपार्टमेंट था। तो अब लेकिन ये मिनिस्ट्री बाइफर्केट हो चुकी है, तो अभी ये मीटी के अंदर फंक्शन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये है। और ये अब स्टैट्यूटरी बॉडी भी बन गई है क्योंकि आधार एक्ट जो पास किया गया था ऑफ 2016, इसके अंदर इसको प्रोविजन दिए गए हैं। तो ये अब स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया है। इसका फंक्शन मेनली यही है कि ये यूनिक आईडी इशू करे। तो जो ओरिजिनली ये बनाया भी गया था तो यही पर्पस से कि ये यूनिक आईडी जिसको नाम आधार दिया गया, ये वो इशू करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि इसमें कोई डुप्लीकेट फेक आइडेंटिटीज ना हो, और दूसरा कि इसको इजीली वेरीफाई और ऑथेंटिकेट किया जा सके इजी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। तो ये यूआईडीआई का मेन फंक्शन था। तो यही है। तो फर्स्ट यूआईडीआई नंबर भी दिया गया था इन 2010 सितंबर। तो ये नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में ये इशू किया गया था। तो अब तो मोर देन 111 करोड़ आधार नंबर्स है।
कवरेज हो गया। तो ये है डिटेल्स। तो वही है, यहाँ पे वही मेंशन्ड है कि सिक्योरिटी ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन और ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड ऑफ इंडिविजुअल्स, ये इंश्योर करना भी यूआईडीआई का ही काम है। फिर अगला न्यूज आइटम है C-130Js अराइव इन बंगाल IAF स्टेशन। तो ये वेस्ट बंगाल में 2 C-130J सुपर हर्क्यूलीज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, मल्टी स्किल्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से कहे जा रहे हैं, यूएस से हमने इंपोर्ट किया इसको। तो ये यहाँ पे पहुंची है, तो ये वेस्ट बंगाल में पहुंची है। यहाँ पे ऑलरेडी इसके लिए डील 2013 में की गई थी। तो ये 6 C-130J की डील सबसे पहले जो की गई थी वो 2007 में थी, वो डिलीवर हो चुकी है और वो फंक्शनल है। यहाँ पे हिंडौन एयरबेस गाजियाबाद में ऑलरेडी पहला स्क्वाड्रन हमारा फंक्शनल है, तो ये हो चुका है। अब उसके बाद हमने 6 और का ऑर्डर दिया 2013 में, तो उसमें से पहली 2 अभी आई है और बाकी 4 भी विद इन अ मंथ आ जाएगी। तो यहाँ पे और एक बेस जो है ईस्टर्न बेस बनाया जा रहा है, तो ये वेस्ट बंगाल में है, इसीलिए कंसर्न रेज किए जा रहे हैं क्योंकि ये जो अभी स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया चाइना के बीच में ट्राइलेटरल जंक्शन पे डोकलाम रीजन में, तो ये उसके काफी पास है। बंगाल इज जस्ट नियर द चिकन स्नेक इज एक्चुअली यहाँ पे ही है, तो इसीलिए यहाँ पे कंसर्न रेज किए जा रहे हैं। पर डिफेंस ऑफ फोर्सेस ने इंडिया में कहा है कि ये स्टैंड ऑफ से रिलेटेड नहीं है, ये डिलीवरी ड्यू थी और अब ये डिलीवर हो रहा है। तो ये यूएस से हमने इंपोर्ट किया, लॉकहीड मार्टिन कंपनी है जो इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो ये रिप्लेस करेगी इल्यूशन 76 या Il-76 जो एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हमारी रशिया की, उनको ये रिप्लेस करेगी। तो कह रहे हैं कि दोनों का कैपेसिटी सेम है, 40 टन का लोड वो कैरी कर सकते हैं, तो वो सेम है, लेकिन ये Il-76 जो थी ये काफी फ्यूल खाती थी और ये जो है ये फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट C-130J। तो ये वहाँ पे ऑफिसर्स क्लेम करते हैं और ये ऑफकोर्स फास्टर भी मूव करती है, क्रू कंफर्ट भी इसमें बेटर होगा, वो भी वो कह रहे हैं। एक कंट्रोवर्सी हुई थी C-130J के रिलेटेड 2013 में, जब फेक चाइनीज माइक्रोचिप्स पाए गए थे कॉकपिट में इसके एयरक्राफ्ट के, तो एक यहाँ पे कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है। तो ये है, तो ये सारे डील्स है। तो यूएस के साथ भी हमने काफी सारे डील्स किए, तो अब रशिया जो हमारी बिगेस्ट डिफेंस सप्लायर थे अब वो रिप्लेस हो रहे हैं विद यूएस एंड इवन इजराइल। तो ये यहाँ पे डिटेल्स दिए गए ये C-130J के बारे में, जो 2007 में डील हुई 6 C-130J के लिए, ये डिलीवर हुई, और ये जो 2013 में डिलीवर हुई थी पूरी फ्लाइट हुआ था, और 2013 में जो डील की गई थी 6 C-130J के लिए वो अब डिलीवरी हुई, फर्स्ट 2 अभी हुई है। फिर अगला है बंधन बैंक्स एनपीएस राइज। तो बंधन बैंक लिमिटेड ये जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक का, इनको लाइसेंस दिया गया था 2015 में बाय आरबीआई। ये एक्चुअली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन थी, लेकिन इनको लाइसेंस दिया गया क्योंकि काफी प्रोमिनेंट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन थी, इनके काफी सारे रूरल एरियाज में जो ब्रांचेस थे, तो इसीलिए आरबीआई चाहती है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन आए, ज्यादा से ज्यादा लोग के बैंक अकाउंट्स हो, तो इसीलिए इनको बैंक का लाइसेंस भी दिया गया। तो ये 2015 से फंक्शनल है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारा एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है नेट एनपीएस, वो अगर पिछले क्वार्टर का कंपेयर किया जाए ये फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर से, तो काफी हाई इंक्रीज हुआ है। पिछले क्वार्टर में 0.14% एनपीएस थे, अब 0.49% हो गए। तो ये कह रहे इसमें जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और फाउंडर जो है मिस्टर चंद्रशेखर घोष, वो कह रहे कि इसका रीजन ये है कि काफी सारे स्टेट्स ने फार्म लोन वेवर्स अनाउंस किए, स्पेशली यूपी, एमपी और महाराष्ट्र ने। तो यहाँ पे हमारे काफी सारे डिफॉल्टर्स हो गए क्योंकि उनको लगता है कि फार्म लोन भरने की अब जरूरत नहीं है, उनको माफ किया जाएगा लोन, तो ये वो रीपे नहीं कर रहे। और हमने डायरेक्टली फार्म्स में तो नहीं दिया है लोन्स, पर अलाइड सेक्टर्स जैसे हॉर्टिकल्चर वगैरह में लोन्स दिया है। तो ये एक पॉइंट वो रख रहे कि ये कंसर्न हो रहा है। और दूसरा, जो दार्जिलिंग रीजन में वेस्ट बंगाल में यहाँ पे जो स्ट्राइक चल रही है, उसकी वजह से यहाँ पे जो काम धंधा रुका हुआ है, उस वजह से इवन अर्निंग्स नहीं हो रही है और लोग रीपे नहीं कर पा रहे अपने लोन्स के इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट वगैरह। तो ये यहाँ पे जो पॉइंट है वो रख रहे कि ये कंसर्न्स वो देख रहे, इस वजह से उनका फंक्शनिंग अफेक्ट हो रहा है। तो ये बंधन बैंक है, और ये वही हमने जैसे कहा ये अगस्त 2015 से फंक्शन कर रहा है। तो ये एक्चुअली एस्टैब्लिश किया गया था 2001 में, जब 3 स्टाफ मेंबर्स ही थे,
उससे पहले ही था 1995 में एक एनबीएफसी की तरह गंगा निर्यात प्राइवेट लिमिटेड बनी, जिसको बाद में रजिस्टर किया गया और बंधन नाम दिया गया, और उसके बाद फाइनली 2015 में उनको बैंक का जो है लाइसेंस मिला। तो ये वही है उनका जो स्ट्रेंथ था माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में, इसीलिए उनको ये दिया गया। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इससे वो टारगेट कर सकती थी आरबीआई, प्लस इनका 91% लैंडिंग माइक्रो क्रेडिट था और 68% ब्रांचेस इनकी रूरल एरियाज में थी, तो इसीलिए इनको यहाँ पे लाइसेंस दिया गया। लेकिन अब जो एक पॉइंट ये रेज कर रहे हैं वो एनपीएस जो इंक्रीज हो रही है वो एक कंसर्न रेज हो रहा है। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।